क्योंकि जो भी बीमारी आपके पास आती है उन सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ मानस व्याधियाँ या मानसगत परेशानियाँ होती ही हैं। एक सेकंड, ये तो हृदय रोग का है। तो मानस व्याधियाँ, क्योंकि हर जगह देखोगे देह इंद्रिय मनस्ताप, जब ज्वर की चिकित्सा की बात करते हो तो ज्वर की चिकित्सा में सबसे पहले आता है। और ज्वर के साथ अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं जन्म से मृत्यु तक रहने वाली जो व्याधि है वो आपकी ज्वर चिकित्सा है। तो इस तरीके से भी अगर आप सोचेंगे तो ज्वर की चिकित्सा हर जगह करनी पड़ती है और मनस की चिकित्सा करनी पड़ती है। क्योंकि ज्वर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में टेम्परेचर फील हो रहा है तो देन इट इज़ ज्वर, जो मॉडर्न का होता है कि भाई थर्मामीटर में ये रीडिंग आ गई तो ज्वर है। अगर आप उसके जो भी होते हैं देखते हो कि साम है, जीवा है और भूख नहीं लग रही है, अंग मर्द हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपके उसमें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से है। दूसरी बात है कि हर इंसान के पास में आज की डेट में किसी न किसी बात का स्ट्रेस है जो उसको अंदर ही अंदर खा रहा है, जो उसके मन को ताप पहुँचा रहा है, तो वहाँ से ज्वर हम बोलते हैं एक्चुअली। और अभी आपने देखा होगा जितनी बार मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही थी तो उसमें बोलती थी देखो इस स्रोतस की दुष्टि है या इस अधिष्ठान की दुष्टि है। जैसे अभी हम लोगों ने हृदय रोग की बात करी थी तो हृदय रोग आपका क्या था, हृदय रोग में मतलब कि रस संवहन का काम, ये रस धातु का मूल है, हृदय और रसवाही धमनियाँ। तो हृदय की चिकित्सा में रस पाचक देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें और भी आपने देखी तो रक्त पाचक देते हैं या मांस पाचक देते हैं, मेदो पाचक देते हैं। तो जितने पाचक वचक होते हैं ये सारे उस धातुगत आम का पचन करते हैं। तो मानस रोग की चिकित्सा हर जगह करने की ज़रूरत पड़ती है। आप पेशेंट की जो काउंसलिंग करते हो वो भी आपको पता है कि मानस रोग वाला पार्ट है, जो दुनिया भर के शिरोभंग शिरोधारा ये सब सारी चीज़ें कराते हो, चाहे गृहिणी दृष्टि के साथ में ले लीजिए। अगर आप शिरोधारा कराते हो गृहिणी में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जिन लोगों को भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं उनका मनस इन्वॉल्व होता ही है, अंदर से कहीं ना कहीं होता है। और गदौत भी एक होता है, बीमारी होती है, मतलब ऐसे पेशेंट जो होते हैं 50 जगह घूम टहल करके आए रहते हैं और मतलब हर डॉक्टर को टाइम टाइम पर चेंज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी अगर आते हैं, वैसे तो आपको देखने से पता चल जाएगा। अभी जैसे मैं खुद एक ओसीडी का पेशेंट डील कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले उसने मेरे पास जब शुरुआत में किया तो लोग तो अपनी फिजिकल सारी प्रॉब्लम बताते हैं, तो फिर वो एलोपैथी को भी कंसल्ट किया तो बोला कि वो लोग मैं मुझे ओसीडी की पिल्स दे रहे हैं। अब होता है क्या है कि वो मांस खाएगा और मांस खाते तो उनको नवाब साहब को याद नहीं आता है कि मेरे को पचने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो दूध पीते हैं, जैसे मान लो कैस्टर ऑयल दे दिया, उनको था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वहाँ पर वो बुद्धि लगाते हैं कि दूध पचने में टाइम लगता है, ये है वो है। और दुनिया भर का जो गूगल बाबा वाली जय वाली हालत है आजकल पेशेंट्स की कि बहुत ज़्यादा है। मीन्स आपको हर जगह मानस चिकित्सा करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे आपको अम्लपित्त का मरीज मिलता है, आपको मालूम है जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको अम्लपित्त की परेशानी होती है, जो इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है उसको हाई बीपी की या रक्तगत वात की समस्या होती है। वात के केस में भी देखोगे जो सुकुमार मरीज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, दिवाशयन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके साथ में वात रक्त होता है। आम वात के केस में इटसेल्फ आपने देखा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा हेतु होता है, या उसको साइकोसोमेटिक डिसीज़ में काउंट करते हैं। हालांकि रसधातु की बीमारी है आम वात, लेकिन आम वात का आप देखोगे जितने पेशेंट्स मिलेंगे वहाँ स्ट्रेस का बहुत हेलू नहीं मिलेगा। मतलब जब हम लोग पहले आप लोग के टाइम में पढ़ते थे तो हर चीज़ हम लोग सोचते थे फिजिकल लेवल पर ज़्यादा है, बट आप ये समझिए कि जब आप पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं और रिजल्ट जल्दी आए तो उसके लिए आपको पेशेंट की कोई ना कोई मानस चिकित्सा करनी पड़ेगी। और मॉडर्न में आप देखते हो ना बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पेशेंट को कुछ न कुछ ट्रंकलाइजर, सेडेटिव इस तरह की चीज़ देते हैं और पेशेंट कहता है हाँ डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया लगा, रात भर अच्छे से नींद आई। तो हमारे पास भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आप अश्वगंधा के कॉम्बो वगैरह दे सकते हैं, आप मानस मित्र वटिका दे सकते हैं, आप ब्राह्मी वटी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द ज़रूरत के हिसाब से पेशेंट को कुछ भी चलाइए। तो जब पेशेंट मेंटल लेवल पर बहुत साउंड रहेगा और उसको भूख प्यास सही लगेगी, मीन्स उसका दीपन पाचन लोमन सही रहेगा तो उसको बहुत बढ़िया सा लगेगा, है ना। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि ये सब बहुत अच्छा आता है, मीन्स मानस रोग का बहुत ज़्यादा। तो साइकोलॉजिकल डिसीज़ जितनी है यहाँ पर आपको सिर्फ ये दे रखा कि हर कॉमन ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसीज़ में, तो ये सारी चीज़ें हैं। कि आपको हर बीमारी में मानस चिकित्सा करनी ही करनी है।
और जो अच्छा डॉक्टर होता है मतलब समझता है पेशेंट की साइकोलॉजी को, वो कुछ न कुछ मनस्ताप हर दवाएँ देता ही है या मन को अच्छी लगने वाली चीज़ें देता है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी आप पेशेंट को बता सकते हो जहाँ पर से उनको मनस का बढ़िया से ट्रीटमेंट मिल सकता है या मतलब उनका मनस ठीक रह सकता है। मतलब जैसे आप पादाभ्यंग कराते हो, मैं वहीं से सिंपल चीज़ें बता देती हूँ। पादाभ्यंग अगर आप कराते हैं पेशेंट को बोल दीजिए खुद से कर ले, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो आप अपने सेंटर पर कराइए। अदरवाइज़ पेशेंट को बोलिए डेली रात को 5 मिनट ही करना, ज़्यादा टाइम नहीं, तो उससे अच्छी नींद आएगी तो उसको बहुत बढ़िया लगेगा। आप उसको बढ़िया सी वो दे दीजिए, क्या बोलते हैं, कोई भी ऑयल दे दीजिए, क्षीरबला ऑयल दे दीजिए, लक्षचंदन वाला लक्षादि दे दीजिए, बला अश्वगंधादि दे दीजिए। पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और अच्छी अफोर्डेबिलिटी हो तो आप घृत कल्पनाएँ भी बहुत सारी मेडिकल फ्री के दे सकते हो। और पादाभ्यंग का आपको पता है कि तो नींद बहुत अच्छी आएगी, जब नींद बहुत बढ़िया आएगी तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा। आइज़ बहुत अच्छी रहती हैं, पादाभ्यंग का ये बहुत शानदार रिजल्ट आता है। नींद जब अच्छी आएगी तो बीपी वगैरह की जो तकलीफ है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल क्योंकि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य हमारी लाइफ के 3 ही स्तंभ हैं, तो वो चीज़ जब ठीक रहती है तो ये चीज़ बहुत बढ़िया सा आता है। तो इस बात को याद रखिए। तो हमें करना ही करना है पेशेंट के मानस रोग चिकित्सा। तो एक चीज़ ये करिए। दूसरी मानस से ही सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बता देती हूँ जो अपने पेशेंट को अभी से रिकमेंड कर सकते हो, करवा सकते हो। नस से कराइए। नस से जो होता है ऊर्ध्व चतुर्गत हर बीमारी के इलाज में किया जाता है और मेजॉरिटी जगह चूँकि मनस इन्वॉल्व है तो आप वहाँ से नस से कराइए, तो नस से भी बहुत बढ़िया नींद आती है। नस में हाँ डिवीज़न करना पड़ेगा कि आपको शोधन नस से देना है, शमन नस से देना है, कैसा है। अगेन वही है, पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट अगर उसके फ्रेंडली है तो आप अपने सेंटर पर 1 वीक कराइए। प्रॉपर स्नेहन मतलब स्नेहन स्वेदन करा करके जब आप नस से कराएंगे और धूमपान कराएंगे उसके शानदार रिजल्ट आते हैं। 1 वीक वो लगातार करा दीजिए। उसके बाद पेशेंट को एक सस्टेन डोज में बोल दीजिए डेली अपने आप से ले लो, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि अगर रिजल्ट चाहते हो नस से के तो ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक सम्यक कर्म की तरह नहीं होता कि स्नेहन स्वेदन करके तब नस से कराए, तब धूमपान कराए, तब उसके बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये करा सकते हो। शिरोभ्यंग है, शिरोपिचू है, शिरोधारा है। शिरोधारा वीकली आपने करवा दिया और उसको शिरोभ्यंग करने के लिए आप ब्राह्मी घृत वगैरह इस तरह की चीज़ें दे दिया। शिरोपिचू धारण करने का टाइम बता दिया। हाँ, टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। साथ में मर्म के जो होते हैं, सर के मर्म वगैरह को कराना है, उनका टाइमिंग जो होता है वो सुबह शाम होता है। कभी भी अर्ध दिन के टाइम मतलब 12 बजे या कभी भी रात्रि के टाइम में नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब छोटी छोटी चीज़ें बताते हो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। साथ में नाभि पूर्ण वगैरह पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। और भी लोकल थेरेपीज़ में आपको पता है कि जब आप अभ्यंग और स्नेहन स्वेदन करा देते हो सिंपल भी मसाज टाइप वाला, तो वहाँ से भी पेशेंट को बहुत अच्छा फील करता है। तो हर चीज़ डिपेंड ऑन द मतलब विद्यार्थी परिचय होती है, तो उसी तरीके से पेशेंट को फ्रेंडली के हिसाब से चीज़ें करा सकते हैं। जो पेशेंट फ्रेंडली नहीं आप उनको बोलिए घर पर खुद से करें, ठीक है। दूसरा कोई उनका अभ्यंग नहीं करेगा क्योंकि अभ्यंग के साथ एक परेशानी होती है। सामने वाला अगर आपके प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं है तो अपनी निगेटिविटी आपके अंदर छोड़ जाता है। मतलब पेशेंट को ये चीज़ ज़रूर समझा दीजिए, वरना पेशेंट क्या करता है कि घर वालों से ज़बरदस्ती कुछ करवाता रहता है चिक करा करके, और वहाँ पर अभ्यंग के कोई रिजल्ट नहीं आते हैं और बाद में आपको आकर कहेगा जी हम तो ये करा रहे थे, हमारे रिजल्ट नहीं आए। तो ये बात है, ध्यान रखिए। इसीलिए किसी लेबर वगैरह सर्वेंट वगैरह से नहीं कराना होता है। प्रॉपर आपके पास थेरेपिस्ट हो तो उनसे कराइए। या एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा माँ होती है उनकी पॉजिटिव उनके लिए, तो माँ से अधिकतर बोला जाता है कि जैसे माँ तो बच्चे को छोटे बच्चे को करती है, बड़े होने पर आप कर देख लीजिए आपका कौन सा रिश्ता वाकई आपके लिए इतना पॉजिटिव है तो उससे करवाइए। पुराने ज़माने में जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, विषक द्रव्याण उपस्थाता रोगीपात चतुष्टयम में उपस्थाता जो होता था, परिचारक जो होता था, वो बहुत बढ़िया होता था। तो आज की डेट में उपस्थाता का मेन कंसेप्ट हमारा जो अटेंडेंट है उनसे है, या जो नर्सिंग स्टाफ है। तो नर्सिंग स्टाफ को भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से गाइड करना पड़ेगा कि इतना बढ़िया करिए तो उसका रिजल्ट आएगा। जब जैसा रिजल्ट आएगा वैसा हम आपको पे कर पाएंगे, ठीक है। व्याधियों का वर्गीकरण मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि त्रयोदोषा वाली है, एक आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक वाला है, निज आगंतुक है, फिर उनके 7 टाइप हैं जो आधिदैविक आधिभौतिक काल बल प्रवृत्ति आदि दोष बल प्रवृत्ति करके मैंने 7 तरह की शुरुआत में बताई थी। जो सुश्रुत की परिभाषा थी तो सब सारी आपने पढ़ी है। तो निज आगंतुक तो थी ही, शरीर और मानस है, तो मानस में वहीं पर सारी चीज़ें हैं। तो एक समग्र मनोदैहिक दृष्टिकोण देखा जाता है, मतलब कि कोई भी डिसीज़ अगर आपको दिख रही है फिजिकल लेवल पर, उसके मेंटल लेवल को भी देखिए और मेंटल लेवल को ट्रीट करने की कोशिश करिए। जल्दी रिजल्ट आते हैं और शानदार रिजल्ट आते हैं। फिर उसके बाद देखो जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो सस्टेनेबल डोज में चीज़ों को रखिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस वाला जो पार्ट है वो उतना ईजिली मैनेज नहीं होता है, तो वहाँ पर सस्टेनेबल डोज में अगर रखते हो तो बढ़िया से पेशेंट आपका वो रहता है, सही रहता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन और चीज़ें नहीं बनती। उन्माद अपस्मार तोतान्यास घ्राणवश भय हर्ष उद्योग आदि मानस विकार हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पता ही हैं।
अब अगली अगर मैं बात करूं तो शरीरम अपनी सत्वम अनुविधीयते सत्वम च शरीरम चरक शारीर में दे रखा, तो चरक शारीर में भी ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर मन के बारे में बोला गया कि मन जो है आपका इंद्रियों का जब ग्रहण करते हो, इंद्रियों की तरफ कुछ भी ग्रहण होने के लिए मन की भूमिका है। अगर आपका मन कहीं और हो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग खुद समझते हो कि अगर आप क्लास में हो, टीचर पढ़ा रहे लेकिन आपका मन कहीं और लगा होता है तो आपको चीज़ें नहीं सुन आती। ऐसे अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो और आपका मन कहीं और खोया हुआ है तो भी आपको चीज़ें नहीं सुन आती। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके मन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारा आपको पता ही है। चरक ने मन को द्रव्य मानना है क्योंकि खादिन और आत्मा मन काला दिशश्च द्रव्य संग्रह, जो 9 आपके हैं खादिन आत्मा मन काला दिशश्च द्रव्य संग्रह। तो यहाँ पर आपके सारी चीज़ें हैं, आत्मा 4 और पंच महाभूत मिलाकर के द्रव्य है। तो द्रव्य का मतलब होता है त्रस्त्र कर्मरा कारणम समवायित तद द्रव्य, मतलब द्रव्य के अंदर गुण और कर्म रहना चाहिए। तो इसीलिए मन के गुण में चरक ने एक और अणु माना हुआ है, कर्म तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो वहाँ से भी आप मन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हो। और जब साइकोसोमेटिक डिसीजेज पर क्वेश्चन आता है तब वहाँ से आप इस तरह की चीज़ें लिख भी सकते हो और आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और हकीकत है उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो ना। आप मन को कंसिडर करके ट्रीटमेंट करते हो। पेशेंट कभी बताए, बहुत सारे पेशेंट से स्ट्रेस का हेतु लोगे तो कहते हैं नहीं, लेकिन आप उनकी सराउंडिंग से पूछना शुरू करते हो तो कई बार पता चलता है। तो अपने मन से थोड़ी सी खुश रहने वाली दवाएं दे दो जो उनको अच्छा सा वेलबींग कराएं, ठीक है। कुछ आप कर्म बता सकते हो, पूजा पाठ वगैरह बता सकते हो, जैसा जो पेशेंट रहे। कुछ लोग स्पिरिचुअल थॉट वाले होते हैं तो उनको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करिए। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और हमारे जो चरक जी हैं ये वैशेषिक दर्शन के हिसाब से चीज़ों को माने हुए ये सब हैं। ये सब आपने पढ़ा है, वैसे तो नहीं है बट एग्ज़ाम क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है पीजी वगैरह में कि चरक वगैरह ने किस कंसेप्ट को स्वीकार किया है। सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमित त्रिदंडवत, ये आपको बताइए। त्रिस्तूम किसको कहा गया, तो सत्व आत्मा शरीर है। तो सत्व आत्मा शरीर है तो सत्व पहले मन है, तो मन को आपको चिकित्सा में करना ही करना पड़ेगा क्योंकि हम जो चिकित्सा करते हैं शरीर और मन की तो दोनों करते ही करते हैं। और कोई आत्मा के लेवल पर चिकित्सा कर जाए तो बहुत बड़ा चिकित्सक होता है। जहाँ पर दैवोपाश्रय चिकित्सा वगैरह का रोल आता है तो वो मेनली आत्मा और मन के ऊपर ही ज़्यादा काम करता है, खास करके आत्मा के ऊपर, क्योंकि पूर्व जन्म की तो जो व्याधियाँ होती हैं वो सब सारी चीज़ों पर आपके दैवोपाश्रय चिकित्सा बहुत काम करती है। तो इसलिए मैंने कहा पेशेंट को देख लीजिए, जैसी लैंग्वेज समझता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली हमें उस भाषा में समझाना पड़ता है, हमारी ड्यूटी होती है। यहीं पर भेल जी ने कहा है कि मन का जगह क्या है, तो उन्होंने कहा सिर और तालू के बीच में मन का स्थान है। तो यहाँ से नहीं समझ में आता, कई बार हम लोग हार्ट को कुछ लोग कहेंगे कुछ पार्ट से कि भाई मन का स्थान है, कुछ लोग कहेंगे ब्रेन को है, तो मतलब मस्तिष्क मेधा को है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी शरीर क्रिया में पढ़ करके आए हुए हैं। फिर मानस रोग की सामान्य निदान संप्राप्ति क्या होती है, अगर नहीं याद रहेगा तो ये बहुत बढ़िया छटंका सा श्लोक है, प्रज्ञा अपराध परिणाम। तो ये वाला श्लोक ही आपको फर्स्ट प्रॉप से याद रहता है कि प्रज्ञा अपराध मतलब आप जानबूझकर बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें पता है इस टाइम नहीं उठना है, उस टाइम सोकर उठना है, इस टाइम नहीं सोना है, उस टाइम सोने जा रहे हैं, इस टाइम ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं खाना, मतलब जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, सद्वृत्त का पालन करना है, वो सब नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि ये काम नहीं करना है और उसके बाद जब हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक होता है बंदा अनजाने में करता है, कुछ लोग को हर चीज़ें पता रहती है, उसके बाद भी गलतियाँ करते हैं, तो वहाँ पर वो और बड़ा अपराध बन जाता है। तो प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि की वजह से अपराध करो, मतलब बुद्धि सही दिशा में नहीं जा रही है तो वो भी है। असात में इंद्रियार्थ से सही से नहीं है। जैसे मान लो आज की डेट में असात में इंद्रियार्थ का सब वर्णन कर सकते हो कि ज़्यादा टाइम टीवी यूज़ करना है, ज़्यादा टाइम मोबाइल यूज़ करना है। पता है कि आंखों का एक सर्टेन लिमिट तक ही आंखों को यूज़ करना है, उसके बावजूद हम स्क्रीन वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर जैसे मैंने अभी यूट्यूब पर अपना वीडियो डाला हुआ था कि फार्मिंग करिए, आप ब्लिंकिंग करिए, ठंडे पानी से धोना है, एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ है, क्योंकि आज की डेट में स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी आई हेल्दी रहती है। और जितना ज़रूरत है स्क्रीन वर्क उतना ही रखिए, ज़्यादा रखिए मत, ठीक है। तो इस बात का जब आप ख्याल रखेंगे, और ब्लिंकिंग और पामिंग जरूर करिए। ब्लिंकिंग का तो रूल ये होता है कि हर 10 सेकंड के बाद में 1 सेकंड के लिए ब्लिंकिंग कर लेना चाहिए। अब ये जो स्क्रीन वर्क होता है इसमें ब्लिंकिंग बहुत कम होता है, इसी वजह से ड्राई आइज़ वगैरह की प्रॉब्लम जब से एंड्रॉयड फ़ोन आपका आया है तब से, और एसी जब से आया है ड्राइड आइज़ की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एसी भी क्या होती है ना, आपके अंदर का सारा मॉइस्चर सक कर लेती है, तो आपकी आँखों का भी मॉइस्चर सक कर लेती है। जैसे जो लोग कार और ड्राइव करते रहते हैं ना, और एसी उनके डायरेक्ट आइज़ पर लगता है। घरों में भी कुछ लोग डायरेक्ट एसी के नीचे सोने की आदत होती है।
तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो तकलीफ़ देती हैं, तो पेशेंट को काउंसिल करिए, क्योंकि ड्राई आइज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ड्राई स्किन के बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। ड्राई स्किन के केस में आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखना है, पेशेंट के लीवर में कहाँ तक प्रॉब्लम है, पाचनगत क्या विकृति है, पांडु का क्या केस है, क्योंकि पांडु के केस में सुश्रुत जी ने एकदम साफ साफ दिया है ड्राई स्किन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में देखिए एक्सेस AC वगैरह का यूज़ है, एक्सेस कॉस्मेटिक मतलब सोप वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी सोप जो होता है ना, आपकी बॉडी का नेचुरल जो होता है मॉइस्चर उसको सक कर लेता है। तो जब नेचुरल मॉइस्चर को सक कर लेगा तो वहाँ से भी इस तरह की तकलीफ़ आती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर परिणाम है, परिणाम का मतलब समय के हिसाब से कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे जरावस्था में होती है, जैसे अभी आपने उस दिन पढ़ा था कि जरा कास्ट जो होता है या पे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन द केस ऑफ फीमेल मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, या वात की बीमारी है, उसी में आप लोगों ने खान पान भी उस तरीके से किया तो मेनोपॉजल ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आजकल के लोगों को ज़्यादा हो रही, 10 साल से मैं देख रही हूँ, उसके पहले नहीं कोई लेडी होता था कि मेनोपॉजल हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि उनका स्ट्रेस भी कम था और उनके खान पान के तरीके भी ज़्यादा सही थे, तो उतनी तकलीफ नहीं होती थी, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें पता ही है आपको। फिर उसके बाद में काल का है तो वही टाइम वगैरह फैक्टर जब जानते हो, बुद्धि सारी चीज़ें ये सब मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेसफुल हर इंसान रह रहा है, स्ट्रेस का हेतु तो देखना ही देखना है। फिर त्रिगुण और मानस दोष में आपको सत्व रजतम का पता है, तो सत्व जो होता है वो तो शुद्ध प्रकाशक होता है। रज और तम में रज क्या है, वायु गुण की प्रधानता, या रज का मतलब इस तरीके से सिंपल सा समझो कि हर चीज़ में हद से ज़्यादा प्रवृत्त करना, वो रज का हो गया, मतलब आपके वात की मूवमेंट बढ़ गई वाला कंसेप्ट वाले यूज माल करिए कि हमें काम करना था, मान लो 2 घंटा हम 4 घंटे काम कर रहे हो, तो भी रज की वजह से। तम का मतलब होता है बिल्कुल लेथर्जिक टाइप से पड़ गया, जैसे एंजाइटी का मतलब रज हो गया और डिप्रेशन का मतलब तम हो गया। तो रज चाहे अधिक हो जाए चाहे तम चाहे अधिक हो जाए, दोनों ही केस में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बॉडी के साथ हमें तो इक्विलिब्रियम रखना है। तो इक्विलिब्रियम में रहेगी कि हमें रज की जितनी ज़रूरत है उतना रहे, जितना तम की ज़रूरत है उतना रहे, और उतना नहीं होगा, रज बढ़ेगा तो परेशानी देगा, रज घटेगा तो परेशानी देगा। वैसे तम घटेगा या बढ़ेगा तो दोनों ही अलग में परेशानी देगा, एक सर्टेन अमाउंट में रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। लघुत्व प्रकाश चेतन हर्ष उत्तम बुद्धि सब सारा सत्व का है, और तम में के सामने भारी होता है, तत्व नीचे बैठा है तो पक्का सी बात है गुरु है, स्थिर होता है ना। और रज जो होता है एक्सेस होता है। तो अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा एंजाइटी है तो आप समझो लो कि इसके अंदर रज गुण की अधिकता है। वात शाम चिकित्सा इसीलिए करते हो, किसी में तम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल डल बैठा है, तो उसको कुछ संज्ञा स्थापन के वचा देते हैं ना कि थोड़ा सा वो एग्रीवेट हो, बिल्कुल ही डल सा बैठा है। कुछ लोग को एक जगह बैठा दो तो बैठे ही रहते हैं, मतलब एक नॉर्मल हालत में, और एक होता है कि बिल्कुल इंसान अक्रियाशील हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके अलावा चित्त की जो 5 अवस्थाएं होती हैं, मूढ़ चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध, ये याद रहना चाहिए। ये आपके उसमें भी स्वस्थ वृत्त वगैरह में भी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि चित्त की भूमियाँ जो होती हैं, त्रिगुण प्रभाव। मूढ़ के अंदर तमस होता है, पक्का सी बात है, बीमारी होगी। क्षिप्त में रजस की होती है, विक्षिप्त में रजस और तमस दोनों ही घटे हुए होंगे। एकाग्र प्रकाश और एकाग्र तथा निरुद्धावस्था में क्या है, एकाग्र का मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, निरुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल समाधि वाले टाइप के सिचुएशन पर। तो दोनों सत्य गुण होते हैं, तो वहाँ पर कोई डिसीज होने के चांसेस नहीं होते, तो बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं। लेकिन मूढ़, चित्त और विक्षिप्त वाले के केस में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूढ़ में क्या है, तो मूढ़ता से मूढ़ याद रख लेना। तो मूढ़ में मूढ़ता वर्ड होता है ना, तो मूढ़ता में तमस है, क्षिप्त का रजस है। तो क्षिप्त वाले में बिखरा सा है, तो समझो कि क्षिप्त वैसे हम लोग सोचते हैं ना कि वो चीज़ बिखरा सा है, बट बनना होता है क्षिप्त का मतलब है कि इंसान के अंदर से जो दुनिया भर की सिजोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और विक्षिप्त में दोनों ही हैं। रटने का तरीका मैं क्यों बता रही हूँ कि ये आप याद रखिएगा, दोनों के लास्ट वाले एकाग्र और निरुद्ध में जो है आपका दोनों सत्व है। और मूढ़ में मूढ़ता से याद रख लेना कि मूढ़ में आपका तमस है और क्षिप्त में जो है रजस है, और विक्षिप्त में दोनों ही है। तो ऐसे करके रट सकते हो। पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इजी होता है, बट सही से याद नहीं रहता है, या कोड वर्ड दिमाग में नहीं रहता। कोड मतलब कि किसी से आपने रिलेट कर लिया कि ये मूढ़ता चूँकि एक पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता है, या हमारे लोग बोलते हैं ना कोई बेवकूफ़ी करता है, तो कुछ लोग बेवकूफ़ वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो उनको लगता है दिस वर्ड इज़ फ्रॉम द उर्दू टर्मिनोलॉजी, तो मूढ़ता वर्ड यूज़ करते हैं कि तो इनकी मूढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग को आप पुराने टाइम पे देखे होंगे
उनकी आदत है कि हिंदी में हिंदी के ही शब्द यूज़ करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग की होती है कि हाँ उर्दू लगी हुई ज़बान बोलते हैं तो वो बेवकूफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं, और जो शुद्ध हिंदी बोलने वाले होते हैं वो मोटा वर्ड बोलते हैं। इस वजह से भी मैंने आपको बता दी, तो वहाँ से भी आपको याद रह सकता है। या आपके वाइवा में अगर मान लो आपका साइकोसोमेटिक डिसीज़ का टॉपिक है तो आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि मूढ़ावस्था में या मूढ़ जो अवस्था है चित्त की, उस अवस्था में किस गुण की प्रधानता होती है, तब आप वहाँ से बता सकते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन होता क्या है कि ये रट्टा वाली चीज़ ना भूल भी जाती है दिमाग से, या तो उतने पेशेंट्स देखें उतना सब कुछ करे हो। तो इस वजह से बता रहे हैं। मानसिक तथा शारीरिक वेगों में क्या होता है कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखती कि दिवासन जो होता है सर्वदोष प्रकोप होता है, मात्रा से अधिक आहार सर्वदोष प्रकोप होता है, और वेगों का धारण करना। तो वेगों के धारण में अधारणीय वेगों का धारण करना और धारणीय वेगों को निकालना। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा हेतु इन्होंने बोला है कि मानसिक जो भी शारीरिक रोग है उसमें अधारणीय वेगों को न धारण करना और अधारणीय वेगों को धारण करना, ये वजह है। और सब सारी चीज़ें जो आपके प्राइमरी बायोअर्जेज होते हैं वो आपको पता ही है, भूख तृष्णा और कामेच्छा को ही बोला जाता है प्राइमरी अर्जेस, क्योंकि ये जानवरों में भी होती है, भाई उनको भूख लगती प्यास लगती है ना, सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह भी होती है। तो वो सब सारी चीज़ों का अगर मिथ्यायुगत योग होता है तो वहाँ से ये आपके मानसिक रोगियों में मिलता है। और मानसिक रोगियों में देखोगे इन सारी चीज़ों की बहुत बुरी हालत होती है। कई सारे पेशेंट मानस रोग के देखोगे बहुत ज़्यादा खाते रहते, दिन भर खाते रहते, तो बोलते नहीं कि ऑब्सेस्ड है बंदा, ओवर ईटिंग कर रहा है। तो कुछ लोग इस वजह से होते हैं। कुछ लोग का डिज़ायर के फॉर्म में बहुत होता है कि मतलब उनके दिमाग में वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं, नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट इशू, बट उनके दिमाग में उस तरह की 24 घंटे चीज़ें चलती है और वहाँ पर भी जाकर के पेशेंट कई बार क्षिप्तावस्था में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। फिर उस तरीके से फिर उसके अलावा मानसिक वेगों में आपको मालूम है कि 3 तरह के वेग होते हैं। मानसिक वेग है, वाक वेग है, भौतिक वेग है। तो मानसिक वेगों में जो है लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, मोह, द्वेष इत्यादि सब आते हैं। तीव्र भाषण, असत्य भाषण, अकाल भाषण, मतलब हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है ना कि अगर आप झूठ बोलते हो तो वो भी आपकी वाक का उल्टा योग है, मतलब वाणी का गलत योग है। वाणी अगर कम बोल रहे हैं तो भी वाणी का अयोग हो गया, मिथ्या बोल रहे झूठ बोल रहे तो वाणी का मिथ्या योग हो गया, उल्टा पुल्टा झूठ बोल रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं, मिथ्या योग हो गया, और बहुत तेज तेज बोल रहे हैं तो अति योग हो गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। और जब नहीं बोलना चाहिए आपने बोला तो वहाँ पर भी अकाल भाषण हो जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है ना जहाँ आपको पता है कि भाई चुप रहना, दैट इज़ मच मोर बेटर। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब आपकी उस तरीके से प्रॉपर परवरिश होती है, थॉट प्रोसेस होता है, तभी ये चीज़ आ पाती है कि हमें कब, कहाँ, कितना, कैसे बोलना है। मतलब सोचो कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना, वो चीज़ें कब समझ में आती हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ पर रिएक्ट कर देते हैं, फिर हमें बाद में समझ में आता है कि नहीं यार इस चीज़ की तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहाँ से ये सब सारी चीज़ें समझ आती। तो लोग बोलते थे ना कि कैसे बोलना है, लेकिन मैं कहती हूँ 4 चीज़ें होती, कब, कहाँ, कैसे और कितना। उतना भी समझना पड़ता है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सामने वाले के लिए, आपके अपने सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मरीज़ इस बात को समझ जाता है, खास करके साइकोसोमेटिक डिसीज़ वाले पेशेंट, तो बहुत आराम होता है। तो ये आप पेशेंट को समझा सकते हैं कि ये चीज़ आप समझिए। लेकिन यही है ना कि मानसिक व्याधियों का एक और बहुत बड़ी वजह बोल रहा गया धीधर आत्मादि मनोविज्ञानम। तो उनका धीधर आत्मादि मनोविज्ञानम रह ही नहीं जाता है, तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, बार बार चीज़ें करानी पड़ती है। उतना ही सोच पाते तो बहुत सीवियर डिसीज़ कंडीशन में नहीं चले जाते। और हकीकत ये होता है जब हमारे पास साइकोसोमेटिक डिसीज़ वाले पेशेंट आते हैं तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में आते हैं। थोड़ी बहुत जब हालत ख़राब रहती है तब तक पेशेंट को तो खुद ही एहसास नहीं होता, ना उसके घर वालों को, कि वाकई इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। और साइकोलॉजी में हमने पढ़ कर रखा हुआ है कि 50% लोग इस दुनिया में एबनॉर्मली होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली उनको कोई ना कोई इशू होता है। और कई बार आप देखेंगे, अभी तो आप लोग बच्चे हो, इस ग्रुप कम है, हो सकता नहीं वो जज कर पाए हुए, बट बहुत सारे जेंट्स जो से मेल फीमेल जो भी मतलब इंसान होते हैं 50 के आसपास आते हैं, तो उनको फिर एहसास होने लगता है, जो अपने प्रति अवेयर होते हैं कि यस मेरे यहाँ मतलब मेरी बॉडी में या मेरे मनस पर, मेरे मेंटल लेवल पर इस चीज़ की तकलीफ़ है मुझे, कि चाहे मैं एक से जिद्दी हूँ, चाहे मैं हरीनेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एक साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ही है। जैसे बहुत सारे बुजुर्गों को देखोगे समय की कुछ ज़्यादा ही पाबंदी हो जाती है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं जो समय की हद से ज़्यादा पाबंदी अपने लिए तो ठीक होती है, दूसरे के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वो सन का नेगेटिव ट्रेट होता है। हर वक्त तौबा मचाए रहोगे तो कोई सिस्टम ठीक नहीं रह पाएगा। मतलब हमें भी हारमोनी में रहना होता है और हमारी वजह से दूसरे भी हारमोनी में रह सकें। बोलते हैं ना कि सर्वेषाम् अनुकूलम वेदनीयम सुखम, तो जो सर्वेषाम् अनुकूलम वेदनीयम सुखम है वो आयुर्वेद का बहुत सही कंसेप्ट है। पेशेंट को ये सब सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, तो काउंसिल वाले पार्ट पर आप सारी चीज़ें समझा सकते हैं। और भौतिक भेद कौन कौन से हैं, तो उसमें इन्होंने जो 13 अधारणीय भेद हैं उन सबको किया हुआ, तो ये चीज़ें आप लोग
पढ़ लीजिएगा, कभी काल को क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और देह मानस प्रकृति वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। सदवृत्ति की उपेक्षा करने की वजह से ही होता है, राइट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता, तो उसकी वजह से ही मानसिक व्याधियाँ होती है। तो जो भी पेशेंट है कुछ न कुछ हेतु आपको मिलेगा। शुरुआत हल्के फॉर्म से होती है, फिर बाद में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब से हाथ गंदा है तो धोना है। अब एक पेशेंट है कि एक बार हाथ धोकर आया, नहीं तसल्ली हुई, 10 बार उसको हाथ धो रहा है, तो पक्का सी बात है OCD है, ठीक है। ऐसे ही 50 सारी चीज़ें होती हैं। जिन लोग को बहुत ज़्यादा मतलब किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जैसे जिनका सैटर्न वगैरह ख़राब होता है, शनि मैं वहाँ से बता रही हूँ, सर्वेंट ने काम किया तो उनको तसल्ली नहीं होगी, एक दो सर्वेंट के साथ चिक चिक करेंगे और उस काम को फिर से दोबारा करेंगे, मतलब सर्वेंट रखेंगे वो बट उस काम को फिर से करेंगे, तो सैटर्न फिर वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर हम बोलते कि नहीं, अपने आदमी को हैंडल करना प्यार से सीखे, तो उनके आदमी नहीं टिक रहे होते, तो वहाँ पर भी OCD वाली टाइप की कंप्लेन होती है इंसान के अंदर, क्योंकि उसको किसी का काम ही नहीं भाता है। तो हर बंदे के काम में वो, या कुछ लोग की आदत होती है ना, किसी बंदे ने काम को किया इस तरीके से तो मुझे इस तरीके से पसंद है। अरे भाई, काम सही से हो जाए। कोई मतलब डायरेक्ट करके अपना कान पकड़ता है, कोई पीछे से हाथ लाकर पकड़ता है। पकड़ना मोटिव था, कान को पकड़ना है, और बेबात का हर बात पर पिन करना, इशू क्रिएट करना, दैट इज़ नॉट ओके। तो एक उम्र के बाद ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, मीन्स की आपका सिस्टम, चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मून ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि बोला जाता है कि चंद्रमा वक्त के साथ ठीक होता जाता है, मीन्स आप अपने मेंटल लेवल पर आपको बैलेंस करना सीखते जाते हो। बट जो भी आपको साइकोलॉजिकल पेशेंट्स मिलेंगे, उनका वक्त के साथ वो मेंटल लेवल ख़राब होता जाता है, मतलब मनस के लेवल पर, मन के लेवल पर, क्योंकि चंद्रमा मनस हो जाता है। तो वहाँ पर आप मून वाली रेमेडीज़ कराइए। मून वाली रेमेडीज़ का मतलब सिंपल है, उनको बोलना है कि पानी का मिसयूज़ नहीं करना है, दूध का मिसयूज़ नहीं करना है, खाने को मिसयूज़ नहीं करना है, और मदर एंड मदरली फिगर का बहुत रिस्पेक्ट करना है, और बड़ों के पैर छूना है। आप ये देखो कि सारी चीज़ों में कहीं कोई आपने दवा नहीं लिया, कहीं कोई मतलब पैसा नहीं खर्चा होता है। इन सारी चीज़ों को जब वो पेशेंट करना शुरू करता है तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि जितने भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर बहुत तकलीफ होती है। जैसे मैं ऐसे लोग को भी जानती हूँ जो अपनी मदर को तो भगवान समझते हैं, लेकिन अपनी जो चाची ताई होती है ना, बुआएँ होती हैं, उनकी 1% इज्जत नहीं करते। तो मदर एंड मदरली फिगर का करना है। दूसरी बात, जो पैर छूने की बात होती है, आशीर्वाद लेने की बात होती है, उससे आपके सारे ग्रह अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर ये होता है ना, दिल से छूना होता है। वो फॉर्मेलिटी वाला जब आप करते हो तो आपका मून प्लेस नहीं सही होगा, मतलब आपका मून बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। तो अपने पेशेंट को ये सारी चीज़ें बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पेशेंट्स को कराते हो, तो वहाँ से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, और आपको दवाएं कम खर्चा करनी पड़ती हैं, मतलब मेडिसिन आपको कम देनी पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सद्वृत्त का पालन करना, आचार रसायन का पालन कराना साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ पूर्व जन्मकृत कर्म होते हैं, बहुत सारा हमारा पिछले जन्मों का कर्म होता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे डिसीज से भुगतना पड़ता है। तो वहाँ पर दैव पात्र चिकित्सा का बहुत वो है। तो दैव पात्र चिकित्सा आपने पढ़ी है कि मंत्र का मतलब जाप करना है, मणियाँ पहनना, मतलब ये सब जो स्टोन वगैरह पढ़ते हैं, बलि देना है, मंगल कराना है, होम कराना है, उच्चारण होने हैं, सब सारी चीज़ें जो होती हैं, देवस्थान को जाना है, तपस्या करनी है, उपवास रखना है, व्रत रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपने दैव पात्र चिकित्सा में पढ़ रखी हैं। तो इस तरह की भी सारी चीज़ें आपको करानी पड़ती है, जहाँ पर ऐसे पेशेंट होते हैं जो ठीक नहीं होते। जैसे अभी एक मेरे पेशेंट हैं, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब है तो किसी डॉक्टर का ही मैं गाइड कर रही हूँ। अब चूँकि डिस्टेंट पेशेंट है तो एक बार ही मिली हूँ, तो अभी उनका है कि नहीं, उनका नहीं बढ़ रहा है किसी भी वजह से, 4-5% इंक्रीमेंट हुआ तो कुछ नहीं, तो पता नहीं। आज मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, भेजो डेट ऑफ बर्थ टाइम, मैं देखती हूँ। हालांकि जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती, हमारे यहाँ बोलते हैं इनक्योरेबल डिसीज़ में, या कोई बेड बिल्कुल बैठ जाए ना, डेथ का वो लगे अकाल मृत्यु का, तो तुलादान कराते हैं एस्ट्रोलॉजी में। पर ऐसा नहीं होता कि तुलादान किसी की मृत्यु को टाल देता है। अगर मृत्यु को स्वयंभावी है, होनी ही है, तो हो जाती है। क्योंकि एक पेशेंट को भी मैंने और पहले कराया था, मतलब वो काफ़ी उम्र के थे, सर मेरे पेशेंट तो नहीं थे, मेरे फ्रेंड के फादर थे। तो मैंने कहा भाई देखो, लास्ट एक होप है, एलोपैथी में तो जवाब हो चुका था शुरुआत से ही, लेकिन मैंने कहा ट्राई करके देख लो, अगर तुलादान से रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, 20-25 दिन उसके बाद जिंदा रहे, उससे ज़्यादा नहीं जिंदा रहे। तो वेंटिलेटर पर चुके पेशेंट था, जा चुका था, तभी मुझे खबर चली थी। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं कई बार, ठीक है। तो आप ये सब सारी चीज़ें भी करा सकते हो। जैसे मेरा पेशेंट है, तुलादान कराना, तुलादान का मतलब होता है अपने वेट के बराबर दान करना होता है। तो वेट के बराबर क्या दान करना है वो कुंडली देख करके पता चलता है। अगर मान लो सन है तो सन के केस में गेहूं का दान करते हैं, कि मान लो पेशेंट का वेट 60 kg है तो 60 किलो गेहूं हमने गरीबों में दान कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से तुलादान में हर चीज़ें दान की जा सकती है, डिपेंड ऑन द कि वहाँ पर कौन सा प्लैनेट होता है। तो वो भी आपके
आपके दैवोपाश्रय चिकित्सा में आता है, क्योंकि दान वर्ड आता है तो देख लीजिए मंदिर जाना वगैरह सब सारी चीज़ें होती है, तो वो भी करते। तो हम मानस रोगों की चिकित्सा में ये सब सारी चीज़ें होती हैं और वाकई इनके रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी की मृत्यु को कोई डॉक्टर नहीं टाल सकता है, इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। फिर मानस रोगों का जो वर्गीकरण है चरक संहिता में अनुमाद, अपस्मार और रक्तत्वाभिनेश का ही वर्णन है। सुश्रुत में अमानसोपसर्ग, अपस्मार तथा उन्माद का वर्णन अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। उसके लिए अष्टांग संग्रह, अष्टांगहृदय, बेल संहिता तथा माधव निदान आदि ग्रंथ उन सब में भी किया गया है। तो बहुत सारी जगह बिखरा भी है। उन्माद अपस्मार आपको पता है कि हर जगह ही है, ठीक है। यहाँ तक कि चरक के निदान में भी उन्माद अपस्मार का वर्णन है। इसका मतलब है कि उन्माद अपस्मार कितना ज़्यादा वैल्यू में उस वक्त एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर बहुत तरीके हैं। रजस तमस का दूषण हुआ तो कौन सी हुई बीमारियाँ, फिर उनके साथ दोष मिल गए तो कौन सी बीमारी हुई, फिर मानस प्रकृति संबंधी विचार वगैरह। तो ये सब सर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्योग है, ये सब विकारों के नाम हैं, सब आपको पता ही है। तो इन सब के आधुनिक नाम दे रखे हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर रजतम के साथ अगर वात, पित्त, कफ भी मतलब दोष, तो उन्माद अपस्मार वगैरह में क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मानसिक दोष हैं, वहाँ पर शारीरिक दोष भी आ गए। तो चाहे उन्माद हो, अपस्मार हो, अब तंत्रक है मतलब तत्वाभिनेश है, ब्रह्म निद्रा, तंद्रा देखो यहाँ पर दे रखा है। तंद्रा जो जैसे कुछ पेशेंट आकर आपसे कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे को हर वक्त नींद लगी रहती है, हर वक्त वैसा रहता है, तो ये तंद्रा वाली कंडीशन है। क्लम है, मद, मूर्छा, संन्यास, मदात्य है, गदोद्वेग के पेशेंट आजकल बहुत वही आ रहे हैं जो बार बार डॉक्टर्स नहीं बदलते रहते, कहीं से सेटिस्फाइड नहीं होते। गदोद्वेग के होते हैं पेशेंट, हाइपोकॉन्ड्रियासिस करते हैं। तो गदोद्वेग के केस में यहाँ पर भैषज रत्नावली में मोस्ट वाली इस पर एक पूरा चैप्टर ही है। फिर संन्यास वगैरह तो पता ही आपको। अन्य मानस रोग में सत्वहीनता है, इनएडिक्वेट पर्सनालिटी बहुत सारे, लेकिन अंदर बहुत हीन सत्व के होते हैं। और जड़ता होता है, कुछ लोग को देखते नहीं बहुत ही ज़्यादा बुद्धि में जड़ होता है। जैसे मेरा एक केस है मेरे रिलेशन में, तो उनके केस में वो लोग बताते हैं मुझे कि उस बच्चे को बचपन में जहर खुरानी हो गया था, मतलब किडनैप हो गया था, तो उन्होंने जहर लिया था। अब बच्चा का उसका पहले मुझे हिस्ट्री याद नहीं तो मैंने कह सकती हूँ, बट जड़ता मतलब वही है कि इडियट वाला ग्रुप होता है, मतलब आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। विकृत सत्व भी होता है, कुछ लोग का अजीब टाइप के सिस्टम होते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, मतलब राक्षसों वाला हिसाब किताब जो करते हैं वो विकृत सत्व होता है। तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी इनको बोलते हैं। बट विकृत सत्व में बहुत गलत चीज़ें होती हैं, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स। आप ये गूगल पर सर्च कर लेना। वो तो बच्चे ही मतलब इतने मैच्योर हो आप लोग, बट किसी दिन हो सकता है मैं बताऊँ, बिकॉज मैं भी पब्लिक प्लेस में हूँ, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ आपको। फिर ग्रहों का आवेश होता है, तो ग्रहों के आवेश की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। खास करके बाल ग्रह वगैरह के केस में आपने देखा काफ़ी हुआ है, क्योंकि कई सारे बच्चों के केस में मिला था। यहीं पर मैं आपको बताऊँगी, मेरी एक पेशेंट थी, उनकी बच्ची के साथ प्रॉब्लम था। हालांकि प्रेगनेंसी में उनका टॉर्च पॉजिटिव था, बाद में जब हुई है तो उनकी बच्ची जब रोना शुरू करती थी तो बहुत ही बुरा रोती थी और कुछ पर्टिकुलर टाइम पर रोती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था, तो मुझे वहाँ पर ग्रहावेश से याद आया था, उसमें मैंने कुछ कराया था तो रिजल्ट आए थे। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं और आज भी इस तरह के केस एग्जिस्ट करते हैं। अभी हार्डली उनकी बच्ची 2 साल की है, तो ऐसा नहीं कि पुराने टाइम में जब हमारे काश्यप जी ने लिखा तभी एग्जिस्ट करता था या हमारे बचपन में इस तरह के थे। आज भी आपके पास है कि पूतना है, रोहिणी है, कौन सा है, तो जो ग्रह वाले दे रखे हैं आप करा सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे भयज और शोकज अतिसार हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जैसे परेशान होते हैं उनको लूज मोशंस होने लगता है, या कुछ लोग को देखते हो ना एग्ज़ाम के टाइम में लूज मोशंस वगैरह होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह का काम जोर वगैरह, काम जोर के काफ़ी पेशेंट मिलते हैं, अगर उनको काम का सेवन करा दिया जाता तो हो जाता है। शोक ज्वर के भी जो होते हैं, कोई लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी उनको फीवर आ जाता है। आम आता है और तमक श्वास। तमक श्वास का मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ कि ये आयुर्वेद में तो नहीं है, बट हमारे नेचुरोपैथी में मैंने किया है, आप लोगों को पता है। तो नेचुरोपैथी में साफ साफ लिखा है कि तमक श्वास जो होता है वो तो सीधे बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है, मेनली ऐसे लोग का सत्व बहुत कमज़ोर होता है, तो स्ट्रेस वाली बहुत कंडीशन पर जीते हैं। तो स्ट्रेस, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी तमक श्वास का पेशेंट आता है, जितना आप उसके फिजिकल लेवल पर ट्रीटमेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको मेंटल लेवल पर उस पेशेंट को ट्रीट करने की ज़रूरत होता है। इसलिए उसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या ठीक कराने के अलावा खान पान ठीक कराइए, उसकी काउंसलिंग बहुत कराइए, और भी कुछ कराने की ज़रूरत है तो आप कराइए। देखिए पेशेंट की कहाँ तकलीफ है, क्योंकि तमक श्वास के जितने मरीज़ होते हैं स्ट्रेस से तो बढ़ता ही है और उनके अंदर बहुत स्ट्रेस होता है। आम वात के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब आज तक सिंगल पेशेंट नहीं देखा आम वात का जिसके अंदर स्ट्रेस ना हो। हाँ, ये होता है कि पेशेंट कई बार स्प्लिट पर्सनालिटी वाले होते हैं, कह सकते हो कि पेशेंट भी दिखावे की ज़िंदगी जीता है, मतलब डॉक्टर के सामने भी मुंह नहीं खोलता कि हमें टेंशन है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि तुम बोलो, तुम इतना तो बता दो भाई कि मुझे टेंशन है, जब हम पूछ रहे हैं तो उसमें डिनाई तो मत करो। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी देख लीजिए पेशेंट को।
फिर उसके अलावा वातिक उन्माद को इन्होंने सिजोफ्रेनिया से कंसिडर किया, और एक्यूट एंड कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के कई पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे। कई सारे लोग नोन केसेस होते हैं, कई सारे लोग अननोन केसेस होते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट का एक तरीके से विकृत पर्सनालिटी में भी आता है, वो होता कुछ है, दिखता कुछ है, या चीज़ें होती कुछ हैं, उसको दिखती कुछ हैं, ठीक है। फिर पैथिक उन्माद, दैट इज़ मेनिया मतलब पागलपन समझो, कुछ लोग होता है ना, अजीब टाइप के लोग होते हैं। तो मैंने तो पर्सनली ऐसे लोगों को देखा हुआ है, आप लोग का भी पाला पड़ेगा तो आप देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि एवरी केस इज डायग्नोस्ड, बहुत सारे लोग अनडायग्नोस्ड मेंटल पेशेंट ज़्यादा होते हैं। कफज उन्माद में डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन के तो बहुत सारे पेशेंट्स रहते ही हैं, आज की डेट में बहुत होता है। जैसे मैंने अभी आपको कल भी बताया था कि डिप्रेशन का किसका तो बेस्ट इलाज है बीइंग सोशल। फिर त्रिदोषज उन्माद में सिंपल एंड हाइब्रिड सिजोफ्रेनिया भी है। आगंतुक उन्माद जो होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, काफ़ी मुश्किल होता है ट्रीट करना, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। फिर सिनाइल साइकोसिस, तो जराजन उन्माद देखते हो बहुत सारे बुढ़े लोग जो हो जाते हैं, तो वाकई बहुत ही खतरनाक सी कंडीशंस हो जाती है। अजीब टाइप के जिद्दी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, हर बात पर गुस्सा करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बहुत कुछ करते हैं, तो इस तरह का होता है। फिर और उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी होता है। और फिर अल्कोहलिज्म वाले तो मिलते ही हैं कई बार। फिर कुछ लोगों ने उल्टे पुल्टे चीज़ें, मतलब ड्रग्स वगैरह के बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो भी मतलब आपका उन्माद ही है। फिर सूतिका उन्माद, हाँ तो कि परप्यूरल साइकोसिस के पेशेंट मैंने देखे नहीं हैं, अगर कभी इस तरह के देखूंगी तो मैं अपना आप लोग से शेयर करूंगी, लेकिन ये पढ़ा हमेशा है। तो हो सकता है देखा जाए कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा देखा है कि उनका एक बच्चा ख़राब हुआ है तो उनकी बिल्कुल पागलपन जैसी कंडीशन हो गई है, बहुत हाईली डिप्रेसिव हो चुके हैं। फिर दूसरा, जैसे उन्होंने कंसीव किया तो उनका सिस्टम अचानक सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक है। एक रजोनिवृत्ति जन उन्माद, तो ये भी आजकल कुछ लोगों में आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो रजोनिवृत्ति हुई तो उसकी वजह से हुआ, उसके बाद तो चीज़ें सिर्फ एग्रीवेट हो जाती है। ऐसे पेशेंट के पीछे पे ऐसे हिस्ट्री लोग या दूसरे लोगों से पूछोगे तो पता चलेगा हाँ पहले चीज़ें 5 या 10% थी या 20-25% थी, ना वो 100%, क्योंकि बीज अंदर पड़ा होता है। जब बीज अंदर पड़ा होगा तभी उस तरह के विकार होते हैं। अब मानस रोग की चिकित्सा में क्या करोगे, धातु साम्यावस्था लाना ही है। मानस दोष की चिकित्सा है तो आपने यहाँ से देखा कि मानसिक है कि शारीरिक है, तो आपको मनस लेवल पर भी चिकित्सा करने की जरूरत है, आपको शारीरिक लेवल पर भी चिकित्सा करने की ज़रूरत है। उसके अलावा दैव्यपाश्रय चिकित्सा करेंगे तो यहाँ पर तीनों तरह की चिकित्सा हो जाती है। युक्ति व्यापाश्रय में आपकी जो शारीरिक मानसिक जो भी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हो वो सारी आ जाएगी। युक्ति की वजह से सबका जो मतलब मन की चिकित्सा करोगे, काउंसलिंग वाउंसलिंग ज़्यादा करी जाती है। अदैव्यपाश्रय मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अथर्ववेद और कौशिक सूत्र वगैरह में इस तरह की चीज़ें काफ़ी आई हुई हैं। ये सब मैंने आपको यम नियम के पालन, शौच संतोष, तप स्वाध्याय, परिधान या अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब सारी चीज़ों का पालन कराना, तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं। सद्वृत्त का पालन कराना, कोड ऑफ कंडक्ट है, पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा पाठ करना। और ये दैव्यपाश्रय में क्या क्या आता है कि मंत्र, औषधि, धारण, मणि, मंगल कर्म, बलि, उपहार, होम नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्ययन और प्रणिपात, मतलब लोगों का रुचना, तीर्थगमन, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या दे रखा है, उसके अलावा अद्रव्यभूत चिकित्सा, तो अद्रव्यभूत चिकित्सा में आपके ये सब जो और चीज़ें हैं, मतलब मंत्र, मणि, ये सब जो सब सारी चीज़ें वो तो सारी अद्रव्यभूत में ही चिकित्सा आएंगी। ईश्वर परिधान वगैरह करना सब अद्रव्य यम नियम जो आप पालन करोगे सारा अद्रव्यभूत चिकित्सा में आएगा। रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा 9 है, सुश्रुत में 60 में है, अष्टांग संग्रह में, उत्तर तंत्र में 8वें में, तीसरा है और अष्टांग हृदय में दे रखा। काश्यप संहिता में विस्तार से वर्णन है, क्योंकि ग्रहावेश के बारे में सबसे ज़्यादा काश्यप जी ने दिया है। युक्ति व्यापाश्रय में आपको पता है चिकित्सक आप बहुत सारी दवाएं देंगे युक्ति के हिसाब से, और युक्ति व्यापाश्रय में औषधि और आहार दोनों आएगा। तो आहार में आपको शुद्ध सात्विक भोजन देना है, रजस तमस वाले कम भोजन देना है। मीट मछली अधिकतर ऐसे पेशेंट को खाने में मना करते हैं, जैसे मैं खास करके होता है कि अगर पेशेंट का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता दे रही हूँ, तामस के जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट करते हैं, पूर्वी ग्रह, पापी ग्रह की दशा चलती है, ये तक हम नॉनवेज स्ट्रिक्टली मना करते हैं उस पेशेंट को, तो प्लीज़ आप नहीं खाइएगा, क्योंकि इस वक्त आपके तमस को बढ़ाएगा तो आपके दिमाग काम नहीं करेगा और सब सारे आप उल्टे पुल्टे काम करोगे, ठीक है। तो जितना शुद्ध सात्विक डाइट लोगे उतना बढ़िया ठीक रहेगा। रजस और तमस वाली चीज़ें लेंगे तो इसीलिए अब पुराने अपने धर्म में इस तरह की डाइट को मना किया जाता था, क्योंकि होता क्या है इन सब चीज़ों से जब एग्रीवेट होता है पेशेंट समझता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन, ये सब शस्त्र प्रणिधान वगैरह आप कराते ही हैं। बहुत सारी शोधन औषधियाँ, बहुत सारी शमन औषधियाँ, कुछ ऑयल हैं, कुछ अध्ययन वगैरह कराने हैं, जैसे महापैशाचिक घृत है, कल्याण घृत वगैरह है, महाकल्याण घृत वगैरह सबके सेवन वगैरह है, तो वो सब सारी चीज़ें अपने हैं। और ये भयोत्पादन, शस्त्र परिधान, मतलब पुराने टाइम में इस तरह के किया जाता था। भयोत्पादन वगैरह तो आज भी कराते हैं, शॉक थेरेपी वगैरह देते हैं। तो शॉक थेरेपी वगैरह त्रासनों से पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है।
अंत परिमार्जन जो भी साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनमें पंचकर्म अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कराया जाता है। बहुत ही मेनिया वनिया टाइप का पेशेंट तो उनको मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप पंचकर्म कराते हैं पेशेंट का तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, और पंचकर्म में पूरा ही पंचकर्म कर सकते हैं, बमन विरेचन, वासन, स्थापन, सिरोविरेचन, सब सारी चीज़ें, मृदुशोधन कैसा है, श्रुतरोध है, क्या है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। उसके अलावा शॉक थेरेपी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि आज की डेट में भी शॉक थेरेपी करते हैं। यहीं से मुझे याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, देखने में मुझे उस वक्त नहीं लगी, उनका सिर्फ अपनी बहू से रिलेशनशिप अच्छा था। शी वॉज द सिंगल लेडी, उनका अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं पड़ता था, बेटे से भी बहुत नाम मात्र का रिश्ता था, वो बाहर काफ़ी लंबा टाइम बैठती थी। और उनके केस में मुझे याद है कि जब मैंने नया अपना सेंटर स्टार्ट किया था तब मेरे पास वो पेशेंट आई थी, और उनको चूँकि आर्मी से बिलोंग करते थे वो लोग, तो उनको पूरा शॉक थेरेपी और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर दिया जा चुकी थी। एलोपैथी वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम इससे ज़्यादा शॉक नहीं दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह के भी पेशेंट्स ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ तो छोटी चिकित्सा की ही जाती थी। तो आजकल इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी वगैरह वाले पेशेंट्स भी मेरे पास आए थे, पर बात करने से ऐसा नहीं लगता कि जब दौरा पड़ता है ना, इन लोगों को परेशानी होती है, तकलीफ होती है। जैसे हालांकि मानसिक रोगियों के केस में कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम में काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पूर्णिमा में चांद का बल पूरा होता है और अमावस्या में चांद का बल 0 हो जाता है। और मैंने कई सारे लोग को देखा भी है कि अगर वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पर्टिकुलर के टाइम में कभी उनका बड़ा अलग सा रहता है, तो पेशेंट या नॉर्मल भी आपके बिहेवियर में आपको कब तकलीफ हो रही है आप ये देखो। तो आप अपनी कुंडली अगर अच्छे से देखना जानते हो, क्योंकि आयुर्वेद के फिजिशियन को तो आना चाहिए, तो वहाँ से भी आप बता सकते हो। देख लिया पेशेंट की इस टाइम में प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आपको कब होती है, थोड़ा रूल आउट करिएगा कि अमावस्या के टाइम में ज़्यादा तकलीफ होती है, पूर्णिमा के टाइम या कब होती है। उस टाइम में आपने अपनी जो भी सेडेटिव टाइप की ड्रग दे रहे हो या मानसिक चिकित्सा वाला, उनका डोज थोड़ा बढ़ा सकते हो, जैसा है, मतलब डिपेंड ऑन द कि वो उसका एग्रीवेट हो रहा है कि लोअर डाउन हो रहा है, तो उस हिसाब से डिसीजन आप ले सकते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। कल्याणक, महापिशाच घृत है, हिंगवादी घृत वगैरह भी देते हैं, क्योंकि हमारे हिंग को इटसेल्फ बोलते हैं ना कि भूत अग्नि होती है, भूत प्रेत का नाशक होती है। तो पुराने टाइम में देखते थे कि जब लेडीज़ जाती थी उनमें ससुराल वगैरह, तो उनके मतलब ट्रंक वगैरह में हिंग वगैरह को बढ़िया से पैक करके दिया जाता था और उनके आसपास छिड़का उड़का जाता था, तो उसको बोला जाता है, क्योंकि उस तरीके से उसकी होती है, तो वही इसलिए हिंगवादी घृत वगैरह। पुराण घृत दिए जाते हैं। पुराण घृत का पता ही आपको मतलब होता है कि 1 साल से होता है। एक पुराण घृत होता है जो 10 साल होता है, 100 साल वाला होता है। हालांकि मेरे घर में था एक बार काफ़ी पुराना घृत था, 2-4 साल का, फिर किसी ने फेंक दिया। मैंने कहा भाई रखे होते तो काम आता है, क्योंकि जो पुराना घृत होता है वो पान में यूज़ नहीं होता, बट अभ्यंग वगैरह में यूज़ होता है। अभ्यंग वगैरह में बढ़िया शानदार रिजल्ट आते हैं, और कई बार इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर हो जाता है, तो पुराने टाइम में लोग रखते थे। फिर इसी तरीके से सुश्रुत जी ने अल्पचैतस घृत, शिवघृत और ब्राह्मी घृत का वर्णन किया है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे बड़ा दिमाग में रहता है ब्राह्मी घृत, और ब्राह्मी घृत का वर्णन किसने किया है, तो सुश्रुत ने किया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ब्राह्मी है, कुष्मांड है, वचा, अश्वगंधा, जटामांसी, शंखपुष्पी वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करते हो। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ब्राह्मी आप यूज़ करोगे लोअर डाउन करने के लिए, कुष्मांड भी जैसे रसायन यूज़ करिए, वचा जो होती है एग्रीवेट करने के पेशेंट को, मतलब डिप्रेशन वगैरह केस में यूज़ करिए। अश्वगंधा आपको पता है कि बहुत बढ़िया नींद लाता है, तो अश्वगंधा का क्षीरपाक वगैरह दीजिए। जटामांसी भी हाई बीपी वगैरह के केस में लोग बहुत यूज़ करते हैं, पेशेंट को लोअर डाउन करने के लिए जटामांसी यूज़ करें। शंखपुष्पी सेल्फ में दे तो शंखपुष्पी वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट मैं शंखपुष्पी कम क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो शंखपुष्पी की प्रिपरेशन आती है वो उसमें शंखपुष्पी बेटा होती ही नहीं, तो इसलिए शंखपुष्पी के सिरप और यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ बहुत पहले शंखपुष्पी बहुत अच्छे फॉर्मेट में आती थी, तो रिजल्ट अच्छे आते थे। ठीक है, उसके अलावा स्मृति सागर रस है, रसराज रस है, उन्मादगज केसरी, उन्मादगज अंकुश, उन्मादभंजन, चतुर्भुज रस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मेधाकर और जिस पर औषधियाँ दे सकते हैं, यहाँ पर मेध रसायन दीजिए, नॉर्मली रसायन में कई सारी जगह आपके ये सब कपिकच्छु मतलब विष औषधियाँ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया विष औषधियाँ जो होती हैं बहुत बढ़िया इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क्योंकि विष का मतलब ही यही होता है कि टोटल इम्यूनिटी को बूस्टअप करना। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देख करके, जैसे बहुत कोई पेशेंट बहुत परेशान रहता है ना, उसको अश्वगंधा हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया नींद लाता है। कपिकच्छु के केस में, अल्जाइमर के केस में कपिकच्छु आपके डोपामिन के लेवल को बढ़ा देता है, तो पेशेंट खुश रहेगा, अच्छा फील करेगा ना। जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी के केसेस में रहते हैं पेशेंट, तो उनको दिया जाता है ये सब मतलब एंजियोलाइटिक वगैरह जो नोट्रोथेरेपी उधर देते हैं। आप अपने ब्राह्मी वटी वगैरह दीजिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि अधिक उद्विग्न है, ज़्यादा उद्विग्न है तो हम उसको लोअर डाउन करना है, तो देन यू कैन यूज़ मानस मित्र वटिका, देन यूज़ ब्राह्मी वटी इट्सेल्फ बहुत अच्छा काम करेगी। नहीं मिलता है तो आप ब्राह्मी ऐसे अकेले भी दे सकते हैं, ब्राह्मी का चूर्ण दे सकते हैं, ब्राह्मी का सोरस दे सकते हैं, ब्राह्मी का घृत दे सकते हैं। आप पेशेंट की चीज़ को डिसाइड करके किस फॉर्मेट की देना यू कैन डू।
और जिन लोगों को बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसी रहती है तो वहाँ पर हम अपनी प्रतिपक्षी देते हैं, ठीक है। वहाँ पर बचा भी दे सकते हैं, आप डिपेंड करेगा, देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से देंगे। वही परिमार्जन में स्नेहन, अभ्यंग, शोधन, प्रलेप, परिवर्तन वगैरह सब कुछ कराते हैं कि स्नेहन ये सब सारा बढ़िया से करा दो तो बढ़िया नींद आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो भाई हमारा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में निद्रा को जब अच्छा करोगे तो इंसान को फर्क पड़ेगा ना। इसके अलावा बहुत सारे अंजन वगैरह हैं, उन सबको किया जाता है। नस्य वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। आज की डेट में हालांकि मैं कम लोग को जानती हूँ जो अंजन यूज़ करते हैं फ्रेंकली, और ना मैंने आज तक अंजन बेटा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे अच्छे अंजन मिले नहीं हैं, तो मैंने इस वजह से यूज़ नहीं किया है। और सिद्धार्थी अगर जो कुछ चैप्टर में दे रखा हो बहुत बढ़िया होता है, सिद्धार्थ का स्नान वगैरह है, वो सब सारी चीज़ें भी कराई जाती हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। धूमवती वगैरह तो लोग यूज़ करने लगे हैं। व्यायाम में कराना ही कराना है, प्राणायाम, योगा, ये सब सारी चीज़ें करवाइए। और पेशेंट को वॉक करने की ज़रूरत है, वॉक कराइए। पेशेंट को रेस्ट करने की ज़रूरत है, कोई होता है ना जो दिन भर टहलता रहता है तो थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे, तो उसकी वजह से जो भी व्यायाम वगैरह होता है ना, तो एक तो दोषों का क्षय करता है, अग्नि का वर्धन करता है, और मेंटल लेवल पर बड़ा फर्क पड़ता है। व्यायाम को करने से ना इंसान का डोपामिन लेवल बहुत अच्छा रहता है, इंसान बड़ा खुश सा रहता है। ये कर सकते हैं। बहुत सारी जगह सर्जरी करने की ज़रूरत है, स्वस्थ प्रणिधान या रक्तावशेषण, रक्तमोक्षण वगैरह भी कुछ लोग करते हैं, जैसे सब सिरा द्वारा रक्तमोक्षण है। हालांकि मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इस तरह के पेशेंट्स को कम डील करती हूँ। मैं काउंसलिंग वाले पार्ट पर और मेडिसिन वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट ऐसा कभी हुआ और मैंने किया तो मैं आप लोग से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। उसके अलावा सब काब्ज चिकित्सा में है धीवृति स्मृति। आपको पता है कि 3 तरह की बुद्धि होती है, तो जो मन के स्टेज होते हैं ना, 5 मनोरथ कहेंगे, चिंतन विचार में ध्यान संकल्प, तो ये आप स्वस्थ कृत्य वगैरह में सारी चीज़ें पढ़ करके आए होंगे। और उसके अलावा आपका जो है इसमें और वही सब प्रज्ञा अपराध हेतु ये सब सारी चीज़ें हैं, तो किसका त्याग करना है, किसका नहीं त्याग करना है, हमें कौन सी क्वालिटी पेशेंट के अंदर बढ़ानी, कौन सी नहीं, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम इन सब सारी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। तो ये तो एक जनरल तरीके से आपका मानस रोगों की चिकित्सा हो गई। आगे कल पर्टिकुलरली चैप्टर करेंगे। हाँ, कल नहीं कर पाएंगे, सॉरी, अभी मुझे याद आ गया, क्योंकि कल मैं रहूँगी जर्नी में, मैं कॉलेज से जाऊँगी, तो फिर मैं